हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आने वाले यूजी नेट आदि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ तो कौन सी शताब्दी में विकसित हुआ था? ठीक है। और 13वीं 14वीं या 14वीं 15वीं शताब्दी में, या 15वीं 16वीं में, या 16वीं 17वीं शताब्दी में। और राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जो है ये 16वीं 17वीं। तो देखिए, यद्यप उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ था, ठीक है, लेकिन एक विचारधारा के रूप में जो इसका जन्म या आरंभ मान सकते हैं वो 16वीं 17वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। और जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? पूंजीवाद, शोषण, सामंतवाद या वर्ग संघर्ष? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शोषण। देखिए, मार्क्सवाद राज्य को अस्थायी संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है, यानी राज्य को अस्थायी संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है मार्क्सवाद। और न ही इसे कल्याणकारी संस्था मानता है। तो मार्क्सवाद क्या कहते हैं? ये कल्याणकारी संस्था नहीं है, यानी राज्य। ठीक है। और यह समाज में झगड़ों का निपटारा करने वाली संस्था न होकर समाज में वर्ग विरोध को क्या करती है और सुदृढ़ करती है, ये कहता है जो है ये मार्क्सवाद। ठीक है। तो इनका मानना है कि यह कमजोर वर्गों के शोषण का एक यंत्र मानती है ये राज्य को। और जहां पर भी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, वहां शोषण के यंत्र के रूप में राज्य का प्रयोग जो है वो अवश्य किया गया है। तो इसलिए ये जो है मार्क्सवाद क्या है, राज्य की विरोधी है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा। कारण क्या था? शोषण, यानी इनके अनुसार राज्य शोषण में सहयोग करता है। स्वतत्व बोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। लास्की ने, ग्रीन ने, लॉक ने या मैक फर्सन ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैक फर्सन। देखिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक साधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर वह जो कुछ अर्जित करता है वह उसकी निजी संपत्ति बनती है। या लास्की कहता है, लॉक कहता है, सॉरी, लॉक कहता है कि जो है प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसमें व्यक्ति अपना श्रम मिलाता है, और जो कुछ भी वह उस श्रम से अर्जित करता है वह उसकी क्या होती है? निजी संपत्ति बन जाती है। ठीक है, निजी संपत्ति बन जाती है। और इस तरह से किसी वस्तु को अपने अधिकार में लेने के लिए दूसरों की सहमति आवश्यक नहीं होती। लेकिन मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन ने इस तर्क के साथ जुड़े हुए विचार को क्या कहा है? स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। और स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद का मतलब यह है कि व्यक्ति वस्तुतः शरीर, अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है, और इसके लिए समाज के प्रति किसी प्रकार से भी ऋणी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक फर्सन ने स्व तत्व बोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया राज्य है, या शक्ति द्वारा निर्मित किया गया है, या शोषण की एक संस्था के रूप में राजस्व में या समझौते के द्वारा? तो जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कार्ल मार्क्सवाद सिद्धांति मानता है कि शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया और इसका उदय हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, उस समाजवादी विचार वर्ग को उद्योगों में लोकतंत्र व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को क्या कहते हैं? समष्टिवादी, गिल्ड समाजवादी, संघवादी या फेबियन वादी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्ड समाजवादी। तो GDH कोल ने गिल्ड समाजवाद, कौन है? GDH कोल, ठीक है, शॉर्ट में कोल भी कह सकते हैं आप। तो कोल ने गिल्ड समाजवाद की तीन प्रमुख अनिवार्यताएं व्यावसायिक प्रजातांत्रिक उद्योग में स्वशासन एवं गिल्ड मंडल का उल्लेख किया है। और उसके अनुसार सच्चे प्रतिनिधित्व को व्यावसायिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यावसायिक होना चाहिए। और राष्ट्रीय विधायिका ऐसे प्रतिनिधियों का निकाय होनी चाहिए। जो भी विधियां हो, कार्य हो, वो व्यवसायों में जो है व्यवसायों में से मिल जाए। और दूसरी बात,
उद्योग वास्तव में प्रजातांत्रिक हो सके, इसके लिए इसका संगठन नीचे की ओर से होना चाहिए, अर्थात गिल्डों के हाथों में संपूर्ण उद्योग होना चाहिए। ठीक है। और गिल्ड उन सभी व्यक्तियों का निकाय माना जाता है जो उस उद्योग में शीर्ष पर प्रबंधक से लेकर नीचे चपरासी तक, ठीक है, प्रबंधक से जो होते हैं उच्च से लेके नीचे चपरासी तक लगे हुए हैं। और इस अर्थ में गिल्ड जो है श्रम संघ से भिन्न होता है, जिसमें अधिकारी गण नहीं केवल श्रमिक ही होते हैं, यानी इसमें अधिकारी गण नहीं केवल श्रमिक ही होते हैं। तो उस समाजवादी विचार पर जो उद्योगों में लोकतंत्र और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को कहते हैं गिल्ड समाजवादी। 6 क्वेश्चन है, दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है? सीजे फ्रेडरिक, एच जे फाइनर, बियोकी या एस ई फाइनर। ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फाइनर। ठीक है। तो प्रोफेसर हरमन फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इससे उनका मतलब यह है कि हित समूह सर्वत्र फैले होते हैं। ठीक है, इसे अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी क्योंकि हित समूह सर्वत्र फैले होते हैं और वे चाहे स्पष्ट रूप से दिखे नहीं, क्योंकि ये दबाव समूह दिखते नहीं है, ये अपना कार्य अंदर अंदर करते रहते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है फाइनल। 7 क्वेश्चन है, फांसीवाद पृष्ठपोषक है राज्य की प्रशस्ति का, व्यक्ति की गरिमा का, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का या संसदीय शासन का? और 7 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य की प्रशस्ति का। तो फांसी में जो है ने व्यक्ति के महत्व की बात तो की है, लेकिन राज्य को व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का एकमात्र माध्यम माना है। ठीक है, माध्यम मानकर उसने राज्य को क्या बनाया है? उसने राज्य को साध्य बनाया है और व्यक्ति को क्या बनाया है? साधन बनाया है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। तो फांसीवाद क्या मानते हैं? राज्य को तो साध्य मानते हैं लेकिन व्यक्ति को साधन उसका मानते हैं। तो राइट ऑप्शन है राज्य की प्रशस्ति का। 8 क्वेश्चन है, आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संस्थात्मक का दबाव समूह, असंस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह। ठीक है। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा असंस्थात्मक दबाव समूह। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कुछ कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, और निम्नलिखित में से इसने कैसे कहा है कि सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरोध भी में भी कोई नहीं है, विरुद्ध में भी नहीं। लेनिन, हीगल, स्टालिन, मुसोलिनी। देखिए परिभाषा जो है बहुत मशहूर है और बहुत पॉपुलर है और जरूरी आती है एग्जाम में, तो इसका ध्यान जरूर दें। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा कहा है किसने? तानाशाही शासक इटली के मुसोलिनी ने। ठीक है, मुसोलिनी कहता था फांसीवादी शासक कि सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर कोई नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कोई नहीं है। ठीक है। तो फांसीवाद जैसा कि राज्य को एक ऐसी सर्वशक्ति संस्था के रूप में देखता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष कठोर अनुशासन पूर्ण नियमों से मुक्त नहीं होते, यानी कठोर अनुशासन व्यक्ति के जीवन पर जो है कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। मुसोलिनी कहता है कि विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज्य के बाहर नहीं हो सकती है और यदि हो तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है। और सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो ये इटली के तानाशाही शासक मुसोलिनी ने कही। 10th क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि यह अराजकता का शासन होगा, यह कथन किसका है? जेलिनेक, ब्राहस, स्ट्रॉम, एविडाइसी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा जेलिनेक। देखिए संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने हित के लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात क्या होता है? संविधान होता है, जिसके अनुसार या जिनके निर्देशों के अनुसार वो चलता है। और यह बात न केवल लोकतंत्रात्मक वरन निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्णतया सत्य होती है। यानी इसकी अनिवार्यता बताते हुए जेलिनेक कहता है कि यह कितना अनिवार्य है कि संविधान के बिना यानी संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी संविधान के अभाव में राज्य न होकर क्या होगा? एक प्रकार का अराजकता होगा, तो कहता है जेलिनेक। 11 क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श
दशा है? बहुदलीय व्यवस्था का होना, बी है एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, सी है द्विदलीय व्यवस्था का होना और डी है एक दलीय व्यवस्था का होना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विदलीय व्यवस्था का होना। तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो दलीय प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होती है, यानी दो दलों, क्योंकि जब एक दल सत्तारूढ़ होता है, जब एक दल सत्ता में होता है, तब दूसरा व्यवस्थित विपक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा उसमें कार्य करता है, विपक्ष के रूप में कार्य करता है। जब किसी देश में दो दलीय प्रणाली स्थिर हो जाती है तो समाज में प्रचलित जो मूल्य होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उद्देश्य होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, परस्पर निकटता का संकेत देती हैं और ऐसे देश में सार्वजनिक नीति के बारे में कुछ बहुत गहरे मतभेद नहीं पाए जाते हैं और इससे राजनीतिक स्थिरता को क्या मिलता है, बल मिलता है और राजनीतिक स्थिरता होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय पद्धति है, लेकिन सर्वोत्तम संसदीय शासन के लिए, सफलता के लिए आदर्श दशा है द्विदलीय, यानी दो दल होने चाहिए। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? व्यवस्थापिका, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, प्रेस। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका। तो देखिए, सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य क्या होता है, संविधान की, ठीक है, संविधान की व्याख्या और, ठीक है, रक्षा करना। ठीक है, तो ये करता है कौन, जो है न्यायपालिका। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों में परस्पर किसी बात का विवाद होता है तो उसका निपटारा भी इनके द्वारा किया जाता है। और जो है, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद का क्या करता है, हल निकालता है। ठीक है, और जैसा कि हस्किन कहते हैं कि संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है न्यायपालिका। 13 है, निम्नलिखित में से अध्यात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, किसकी बात की जा रही है, अध्यक्षात्मक, ना कि संस्थात्मक। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, डी है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के उत्तरदायी। तो कौन सा पूछा है, सही है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ जाता है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। देखिए, जो है ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। ठीक है, और दूसरे के कार्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1961। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। ठीक है, द्वैध शासन का प्रयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा है? मॉरिस जोन्स, जॉन ऑस्टिन, जेनिंग्स या बिनर ने। 15 और लास्ट क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, सर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान को वकीलों के लिए वरदान का कारण कहा है। ठीक है, बताया। और संविधान सभा में अधिवक्ता राजनीतिज्ञों की प्रमुखता थी और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, किसने? तो ये कहा है जेनिंग्स ने। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।